ये कहानी एक ऐसे मेंटल कंडीशन के बारे में बताती है जिसे कहते हैं डायलेशनल मेंटल डिसऑर्डर। इस कंडीशन में लोग ऐसी चीजों को देखने लगते हैं जो असल जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो आदमी उस चीज पर इतना ज्यादा अंधा विश्वास करता है कि उसके लिए वो किसी की जान भी ले सकता है। अगर इस कंडीशन के बारे में आपको ज्यादा जानना है, गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। फिलहाल तो आप ये कहानी सुनिए जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि एंड होते होते तो आप भूल भी जाओगे। इस मूवी में लार्स नाम का एक आदमी है जिसे डायलेशनल डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो एक डॉल को एक असली लड़की समझने लगता है। वो भी कोई ऐसी वैसी गुड़िया नहीं थी, वो एक लार्स के बड़े भाई का नाम गस था और लार्स की बीवी का नाम कैरिन था। कैरिन प्रेग्नेंट थी। अब फिल्म की कहानी ये है कि कैरिन और गस लार्स की इस कंडीशन को कैसे ठीक करते हैं। कहानी जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि लार्स एक इंट्रोवर्ट आदमी है जिसे लोगों से दूर ही रहना पसंद है। जब लार्स के बड़े भाई ने शादी की तो लार्स ने अपना घर छोड़ दिया और अपने घर के गैराज को ही अपना घर बना लिया। वो सुबह ही घर से निकलता और रात को वापस आता। उसके ना कोई दोस्त थे और ना ही कोई गर्लफ्रेंड, ना ही उसे किसी से बात करना पसंद था। अगर कोई उससे बात करने की कोशिश करता तो वो उनसे दूर भागता। कैरिन उसकी इस हालत को देख के बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन वो सुबह सुबह ठंड में ठिठुरती हुई लार्स के पास गई और उसे लंच के लिए इनवाइट किया, लेकिन लार्स ने बहाना बना दिया कि उसे आज चर्च जाना है। जिसके बाद कैरिन कहती है कि वो रात को डिनर पर उसका वेट करेगी। लार्स का इरादा था कि वो रात को भी कोई बहाना बना देगा और कैरिन का इरादा था कि रात को वो जबरदस्ती उसे डिनर पर लाएगी और उससे कहेगी कि उसे अब डेटिंग करनी चाहिए या फिर शादी कर लेनी चाहिए। कैरिन को हमेशा लगता था कि लार्स के साथ कुछ न कुछ तो गलत है। कुछ देर बाद लार्स एक चर्च में जाता है जहां उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लार्स को एक फ्लावर देती हैं और कहती हैं कि वो फूल किसी खूबसूरत लड़की को दे देगा, शायद इससे ही उसकी बात बन जाए। तभी वहाँ एक लड़की आई जिसका नाम मार्गो था। वो लार्स की कलीग भी थी। मार्गो लार्स को पसंद करती थी, लेकिन लार्स उसे जरा सा भी भाव नहीं देता। मार्गो ने जब लार्स के हाथ में फूल देखा तो वो उसे हाय बोलती है। मार्गो को देखते ही लार्स उस फ्लावर को दूर फेंक देता है ताकि मार्गो भी उससे दूर ही रहे। कैरिन गस के साथ लंच रेडी करते हुए लार्स के बारे में ही बात कर रही थी। तभी उसे गस अपने घर जाते हुए दिखा। वो उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन लार्स उसे इग्नोर करके अपने घर के अंदर चला गया। लार्स अच्छे से जानता था कि कैरिन उसी का इंतजार कर रही है, इसलिए वो उसे इग्नोर करते हुए अपने घर के अंदर चला गया। जब अगले दिन लार्स ऑफिस गया तो मार्गो वहाँ उससे ओपनली फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन लार्स तो उसे देखना भी नहीं चाहता था। वो उससे मुंह छुपा रहा था। लार्स को सिंडी नाम की एक औरत मिलती है। वो लार्स से कहती है कि उसे मार्गो को डेट पर ले जाना चाहिए। दूसरी तरफ उसका एक और कलीग लार्स को आइडिया देता है कि उसे अगर लड़कियां नहीं पसंद है तो वो एक डॉल खरीद सकता है। रात को जब लार्स अपने घर आया तो रास्ते में ही कैरिन उसका इंतजार कर रही थी, जिसे देख के लार्स भागकर अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कैरिन लार्स को दौड़ाकर पकड़ लेती है और जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। कैरिन के घर जाकर लार्स बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, जिसे देख के कैरिन को अच्छा नहीं लगता, लेकिन गस अपने भाई की इस आदत को बहुत अच्छे से जानता था। वो कहता है कि उसके डैड भी ऐसे ही थे। लार्स को तो उसके डैड भी याद नहीं थे। गस और कैरिन लार्स से कहते हैं कि वो अपनी फैमिली बनाए या फिर वो उन दोनों के साथ ही रहे, उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर। ये सुनने के बाद भी लार्स उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता। लार्स का रिस्पॉन्स वही था जो हमेशा रहता है। 6 हफ्ते बीत गए। एक दिन लार्स के घर एक बड़ी सी बॉक्स की डिलीवरी आई जिसमें एक डॉल थी। लार्स बहुत ज्यादा खुशी में तैयार होकर अपने भाई के पास गया और उसे खुशखबरी दी कि उसके घर एक लड़की आई है जिसे वो उन दोनों से मिलवाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि वो लड़की चल नहीं सकती, इसलिए वो हमेशा व्हीलचेयर पर रहती है। वो दोनों ऑनलाइन मिले थे और वो लड़की बहुत ज्यादा रिलीजियस है, इसलिए उसे अपना एक रूम चाहिए। वो शादी से पहले लार्स के साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर कैरिन बहुत खुश हुई। दोनों जल्दी से उसके घर गए जहाँ लार्स उन्हें एक बड़ी सी डॉल से मिलवाता है। उस डॉल का नाम वियांका था। वियांका को देखकर कैरिन और गस के तो होश ही उड़ गए। वो दोनों अब करते भी क्या,
वो लार्स को हर्ट भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वियांका एक असली लड़की हो। लेकिन अब गस को भी लार्स की चिंता हो रही थी, जैसा कि अक्सर कैरिन को हुआ करती थी। गस और कैरिन में अब बहस होने लगी। कैरिन कहती है कि उसे पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है, अब तो लार्स पागल ही हो गया। जब कैरिन ने वियांका और लार्स को डिनर दिया तो वियांका की प्लेट भी लार्स ही खा लेता है और उसे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कुछ नहीं खा रही। ये देख के कैरिन और गस हैरान थे। लार्स कहता है कि वियांका एक कन्वेंट में रहकर पली बड़ी है और अब वो दुनिया घूमना चाहती है। रास्ते में आते वक्त उसका सारा सामान चोरी हो गया, इसलिए वो कैरिन से उसके कुछ कपड़े मांगता है। कैरिन कहती है कि वो वियांका की जरूरत की हर चीज उसे दे सकती है। लार्स वियांका को बड़े ही प्यार से उसके रूम तक ले जाता है। लार्स वियांका से ऐसे प्यार कर रहा था जैसे कि वो उसकी नई नवेली दुल्हन हो। लार्स जब घर से बाहर चला गया तो वियांका उस डॉल को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो कोई नॉर्मल डॉल नहीं बल्कि वो, जिसके बाद गस जाकर लार्स की कंप्यूटर चेक करता है जिसमें उसे एक खास वेबसाइट का पता चला जहां से उसने वियांका को ऑर्डर किया था। गस और कैरिन डिसाइड करते हैं कि वो लार्स को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएंगे। वो लार्स से कहते हैं कि वियांका लंबा सफर करने की वजह से कुछ बीमार सी लग रही है, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाएंगे। असल में उन्हें लार्स को डॉक्टर से मिलवाना था। वो लोग डॉक्टर बर्मन के पास जाते हैं। वो अच्छे से समझ रही थी कि लार्स की कंडीशन क्या है, इसलिए वो उन्हें पूरा सपोर्ट करती हैं। हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में लार्स वियांका को शहर के बारे में बता रहा था, जिसे देख के गस बहुत हैरान था। क्लिनिक में बैठे हुए लोग भी लार्स को देख के हैरान थे कि वो एक डॉल से क्यों बात कर रहा है। डॉक्टर वियांका के चेकअप के बहाने लार्स से भी बातें कर रही थी। वो एक साइकोथेरेपिस्ट थी जो धीरे धीरे लार्स से बात करके उसकी इस कंडीशन को समझने की कोशिश कर रही थी। चेकअप के बाद डॉक्टर गस और कैरिन से बताती हैं कि लार्स को डायल्यूशनल डिसऑर्डर है। लार्स की ये प्रॉब्लम तब ठीक होगी जब उन्हें उसकी असली वजह पता चलेगी। तब तक उन्हें वियांका के साथ असली ह्यूमन होने का ही दिखावा करना होगा। ये आइडिया गस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। अगले दिन गस ऑफिस नहीं जाता। उसे डर था कि कहीं लार्स का पागलपन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। वो एक बार लार्स को कहता भी है कि वियांका प्लास्टिक की है, लेकिन लार्स गस की इस बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद लार्स वियांका को कैरिन के पास छोड़कर ऑफिस चला गया। ऑफिस में सिंडी लार्स को पार्टी में इनवाइट करती है। लार्स उन्हें कहता है कि वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ उनकी पार्टी में आएगा। सिंडी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि लार्स के पास अब न्यू गर्लफ्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ मार्गो को बड़ी तकलीफ हुई ये सुनकर कि अब लार्स के पास न्यू गर्लफ्रेंड है। मार्गो लार्स को पसंद करती थी। रात को कैरिन और गस अपने दोस्तों से मिलने चढ़ जाते हैं, जहां वो लार्स की इस कंडीशन के बारे में सबको बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो लोग वियांका के साथ ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि वो एक असली इंसान हो। सब लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो जितना हो सकेगा उनकी हेल्प करेंगे। अगले दिन लार्स वियांका के साथ चर्च गया हुआ था। वहाँ सब लोग वियांका को देखकर सिंपैथी दिखा रहे थे क्योंकि वो चल नहीं पाती। अगले दिन लार्स गस से कहता है कि वो वियांका को उस लेक के किनारे ले जाएगा जहाँ अक्सर वो दोनों बचपन में खेला करते थे। वहाँ जाकर लार्स बहुत खुश था। उसे वियांका के साथ बहुत मजा आ रहा था, जबकि वियांका कुछ न बोल रही थी और न ही कहीं जा रही थी। फिर भी लार्स उससे बातें कर रहा था। गस इंटरनेट पर जाकर डेल्यूशनल डिसऑर्डर के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है ताकि वो लार्स की अच्छे से देखभाल कर सके। कुछ दिनों बाद वियांका की मेडिकल रिपोर्ट देने के बहाने डॉक्टर लार्स को फिर से मिलने के लिए बुलाती है और वो फिर से उससे बातें करने की कोशिश करती है ताकि उसे लार्स की इस कंडीशन की असली वजह पता चल सके। गस के साथ काम करने वाले लोग लार्स की इस कंडीशन के बारे में जानकर कुछ तो सिंपैथी दिखा रहे थे और कुछ तो हंस रहे थे कि कोई एक गुड़िया को असली इंसान कैसे समझ सकता है। कुछ को तो ये भी यकीन नहीं होता कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। गस और कैरिन वियांका का बहुत ख्याल रखते थे। डॉक्टर भी बार बार लार्स को मिलने के लिए बुलाती। लार्स को पता नहीं था, लेकिन ये उसके थेरेपी सेशंस थे।
एक दिन लार्स डॉक्टर से बताता है उसे कैरन का बिहेव बहुत ज्यादा अजीब लगता है। वो हर किसी की हेल्प करना चाहती है, जिसे हेल्प की जरूरत भी नहीं होती वो उसकी भी हेल्प करती है। लार्स को लोगों से दूर रहने की आदत थी। जब उसे कोई भी टच करता तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से कपड़ों से कवर करके रखता था। जिसके बाद डॉक्टर उसके इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक उंगली से लार्स के हाथ को टच करती है। इस बार लार्स को कोई घबराहट नहीं हुई। फिर वो थोड़ा सा ऊपर टच करती है, अभी भी सब नॉर्मल था। उसके बाद डॉक्टर जैसे ही लार्स के नेक पर टच करती है वो फिर से नर्वस होने लगता है और तुरंत वहाँ से निकलकर चला जाता है। रात को वो सब सिंडी की पार्टी में गए थे, जहाँ लार्स को वियांका के साथ देखकर सब लार्स के ऊपर तरस खा रहे थे। सब जानते थे कि लार्स की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए सब उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसा वो चाहता था। इसलिए सब वियांका को एक रियल ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे थे। रास्ते में जाते हुए लार्स वियांका से पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था। घर जाकर सोने से पहले वो वियांका को कहानियां पढ़कर सुनाता है। लार्स उसके साथ वो सब काम कर रहा था जो उसने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करने की सोची होगी। एक दिन वो वियांका को अपने पेरेंट्स के ग्रेव पर भी ले गया। अगले दिन साइकोथेरेपी सेशन में लार्स डॉक्टर से बताता है कि उसे कैरन के आने वाले बच्चे की चिंता है, क्योंकि लार्स की माँ उसके पैदा होते वक्त ही चल बसी थी। यही वजह थी जो लार्स की आज ये हालत थी। लार्स को डर था कि कहीं कैरन को भी कुछ ना हो जाए। ये सब बात करते हुए लार्स को पैनिक अटैक आने लगती है। डॉक्टर लार्स को इस पैनिक अटैक को कंट्रोल करना सिखाती है और उसकी इस कंडीशन से बाहर निकलने में उसकी हेल्प करती है। थेरेपी का असर लार्स पर बहुत जल्दी हो रहा था। वियांका को मॉडल की जॉब मिल गई थी, जिसके लिए सिंडी और मार्गो उसका मेकओवर करवाती हैं। रात को कैरन देखती है कि लार्स अकेला ही वियांका के साथ डांस कर रहा था, जिसे देख के गस को लगता है कि अब उसका भाई कभी भी ठीक नहीं होगा। वो खुद को लार्स की इस हालत के लिए दोषी मान रहा था। उसे लगता था कि उसने लार्स की अच्छे से देखभाल नहीं की, इसलिए लार्स आज ऐसा हो चुका है। कैरन गस को कंफर्ट करती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन लार्स जब घर आया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उस वक्त कैरन अपने एक पड़ोसी के साथ वियांका को तैयार कर रही थी। लार्स उन्हें कहता है कि वो लोग बाहर जाएं, उसे वियांका से कुछ बात करनी है। जब वो दोनों बाहर चली गईं, तो लार्स वियांका के ऊपर चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा हो, जिसे देख के वो ओल्ड लेडी लार्स को डांट लगाती हैं और कहती हैं कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। लार्स के चिल्लाने की वजह से वियांका को बुरा लगा है। लार्स को डांटते हुए वो लेडी वियांका को अपने साथ ले जाती हैं ताकि वो वियांका का मूड ठीक कर सके। वैसे तो वो दोनों ही जानती थी कि वियांका को इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन लार्स कहीं और ज्यादा वॉयलेंट ना हो जाए, इसलिए वो कुछ देर के लिए लार्स को वियांका से दूर कर देती हैं। वियांका के जाने के बाद लार्स गुस्से में कैरन से कहता है कि जैसे उसे सब छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वियांका भी चली गई। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। लार्स की इस बात को सुनकर कैरन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो लार्स से कहती है कि इस टाउन में हर एक आदमी उसकी परवाह करता है। वो लोग उसके लिए ही वियांका का इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं। वियांका कोई बच्ची नहीं है, फिर भी वो किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखते हैं। वो लोग ये सब इसलिए करते हैं ताकि लार्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहते हुए वियांका बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसे सुनने के बाद लार्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। जिसके बाद वो वियांका की देखभाल करने के लिए अपने बड़े भाई को थैंक यू बोलता है। अगले दिन जब मार्गो ऑफिस में और लोगों के साथ फ्लर्ट कर रही थी, तो ये देख के लार्स को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो मार्गो उसके साथ फ्लर्टिंग किया करती थी, लेकिन अब वो किसी और के साथ फ्लर्टिंग कर रही है। कुछ दिनों बाद मार्गो आकर लार्स से बताती है कि वो उसके साथ ही काम करने वाले एक आदमी को डेट कर रही है। ये सुनकर लार्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कुछ दिनों बाद जब लार्स डॉक्टर के पास गया तो वो डॉक्टर से कहता है कि वियांका से जब उसने शादी के लिए पूछा तो वियांका ने मना कर दिया और आजकल अक्सर वो उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। उसे लगता है कि अब वियांका उससे प्यार नहीं करती। ये सब लार्स ने अपने भाई को भी बताया। ये सुनकर गस मन ही मन में खुश हो रहा था। वो चाहता ही था कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। उसके बाद लार्स गस से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि अब वो बड़ा हो चुका है।
गस कहता है कि जब लोग सिर्फ अपनी चिंता छोड़कर अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करने लगे, उनकी खुशी और गम में शामिल होने लगे, तब वो बड़े हो जाते हैं। जिंदगी जीना सिर्फ अपने आप में रहना नहीं होता। ये हिदायत स्पेशली लार्स के लिए ही थी, क्योंकि लार्स अक्सर अपने आप में ही रहता था। अगले दिन मार्गो बहुत ज्यादा दुखी थी। उसका ब्रेकअप हो गया था, जिसे देख के लार्स उसके पास गया। वो उससे बात करता है ताकि मार्गो को अच्छा फील हो। मार्गो लार्स से पूछती है कि क्या वो इस फ्राइडे को शाम में फ्री है। तब लार्स कहता है कि प्रियंका अब उसके बिना ही रहना पसंद करती है, इसलिए वो फ्री है। जिसके बाद दोनों क्लब में जाकर खूब मस्ती करते हैं। वहाँ कुछ और लोग भी आए थे जो लार्स को जानते थे। वो सब भी लार्स को ज्वाइन करते हैं। लाइफ में पहली बार लार्स लोगों में घुलना मिलना सीख रहा था। लार्स और मार्गो बहुत खुश थे। लार्स मार्गो से कहता है कि वो प्रियंका से चीट नहीं कर सकता, जिसे सुनकर मार्गो कहती है कि वो किसी और के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं चुराने वाली। वो दोनों बस अच्छे दोस्त रहेंगे। घर जाने से पहले मार्गो लार्स से हाथ मिलाती है। अब लार्स के लिए किसी को टच करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट मार्गो को टच करके तो लार्स को अच्छा फील हो रहा था। अगली बार जब लार्स डॉक्टर के पास गया तो वो बहुत ज्यादा दुखी था। डॉक्टर से वो कहता है कि प्रियंका उससे अब कम बात करती है और ज्यादातर वो उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। उनका रिश्ता अब खतरे में आ गया है। लार्स प्रियंका को खोना नहीं चाहता। डॉक्टर लार्स से कहती है कि वो अपनी तरफ से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करे। लार्स फिर से प्रियंका के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अब वो उससे बात नहीं कर रही थी और एक दिन तो वो नींद से ही नहीं उठती, जिसे देख के लार्स परेशान हो गया। वो चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर गस और कैरिन उसके पास आए। उन लोगों ने जल्दी से एक एम्बुलेंस बुलवाई और जल्दी से प्रियंका को हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर बर्मिन ने पहले से ही हॉस्पिटल वालों को लार्स की इस कंडीशन के बारे में बता दिया था, जिसकी वजह से वो लोग प्रियंका के साथ ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो एक असली इंसान हो। डॉक्टर लार्स को बताते हैं कि प्रियंका बहुत ज्यादा बीमार है और अब वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगी। जिसके बाद लार्स प्रियंका के पास ही रहता है, उसकी देखभाल करता है। बाकी के लोग भी प्रियंका के लिए प्रे कर रहे थे, जैसे कि वो लोग भूल ही गए थे कि प्रियंका एक डॉल है। डॉक्टर गस और कैरिन को बताती हैं लार्स की इस बीमारी का एंड होने वाला है। उसकी ये कंडीशन अब आखिरी स्टेज पर आ गई है। कुछ दिनों तक लार्स प्रियंका की खूब देखभाल करता है। रिलेटिव उससे मिलने आते हैं। वो लोग प्रियंका के लिए फ्रूट्स और फ्लावर्स लाते थे। लार्स अब हर वक्त रोते रहता। उसे तसल्ली देने के लिए कुछ रिलेटिव्स उसके साथ ही रहते। एक दिन गस और कैरिन प्रियंका के साथ उसी लेक के किनारे गए। कैरिन कहती है कि ताजी हवा प्रियंका के लिए अच्छी है। कुछ देर बाद गस और कैरिन वॉक पर चले गए। तब लार्स ने प्रियंका को फर्स्ट टाइम किस किया। कुछ देर बाद प्रियंका की डेथ हो गई। लार्स के रोने की आवाज सुनकर कैरिन और गस उसके पास आ जाते हैं। अगले दिन फ्यूनरल में सब लोग मौजूद थे। फादर प्रियंका की इस महत्वपूर्ण जिंदगी को ट्रिब्यूट देते हैं। प्रियंका को दफन करने के बाद गस अकेले में रो रहा था, जिसे देख डॉक्टर उसे कहती है कि अब उसे रोने की जरूरत नहीं है। लार्स अब ठीक हो चुका है। उसने अपने डर पर काबू पाना सीख लिया है। डॉक्टर की इस हेल्प के लिए गस डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। कुछ देर बाद मार्गो जब लार्स के पास गई तो इस बार वो उसे देखकर भागा नहीं, बल्कि उसने मार्गो को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो दोनों कुछ समय साथ में बिता सके। अब लार्स पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव कर रहा था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाए तब वो पागलपन की शुरुआत होती है। अगर आपको डायलेशनल डिसऑर्डर के बारे में ज्यादा जानना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।